आज के इस लेक्चर में मार्च 2023 के प्रमुख करंट अफेयर करते हैं। क्वेश्चन आप देखो, सबसे पहले सोलर एनर्जी पॉलिसी का है। 2023 में राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा की नीति जो है इसकी घोषणा करी है। सौर ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य में आए दिन बढ़ती हुई बिजली की मांग को देखते हुए सबसे पहले साल 2008 में राज्य सरकार के द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा नीति लाई गई थी। नवीनीकरण ऊर्जा नीति ये राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले साल 2008 में इस पॉलिसी की घोषणा करी गई थी। क्यों? तो उत्तराखंड में लगातार जो बिजली या ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग है उसे यूपीसीएल पूरा नहीं कर पा रहा है। तो जब हमारा राज्य बना था तो राज्य बनने के तुरंत बाद उरेडा नाम की संस्था बनाई गई थी, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उरेडा का गठन क्यों हुआ? क्योंकि बांधों से जो बिजली राज्य सरकार में यूपीसीएल को प्राप्त हो रही है उससे जो बिजली की डिमांड है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसलिए उत्तराखंड में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने के लिए और ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है जैसे सोलर एनर्जी या कुछ भी और, तो इनका विकास करने के लिए उरेडा नाम की संस्था 2001 में बना दी गई थी। अब 2001 में उरेडा की स्थापना के बाद उरेडा लगातार वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का पता लगाने में लगा हुआ था। राज्य सरकार ने 2008 में इस क्षेत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम निकाला और उन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा करी। नवीनीकरण ऊर्जा नीति के अंतर्गत सोलर एनर्जी को राज्य सरकार के द्वारा खूब बढ़ावा दिया गया। 2008 में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा होने के बाद जो सोलर एनर्जी का सेक्टर है उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम कई वर्षों तक नहीं लिए गए। लेकिन इस क्षेत्र में 8 अक्टूबर 2020, आपको याद होगा कोविड के समय ये तिथि एक इंपॉर्टेंट तिथि बन के निकली, क्योंकि 8 अक्टूबर 2020 ईस्वी को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की घोषणा करी गई। और ये जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कोविड के समय पर लॉन्च करी गई थी, इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य क्या था? सोलर एनर्जी का विकास करना। किस तरीके से ज्यादा सोलर एनर्जी का विकास किया जा सके, क्योंकि हमारे राज्य में ऊर्जा की नोडल एजेंसी यूपीसीएल है। तो राज्य के अंदर जो बिजली की मांग है, ऊर्जा की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। यूपीसीएल को ऊर्जा की इस मांग को पूरा तो करना ही है। उसके पास पहला तरीका क्या है कि बांधों से जो बिजली उसको प्राप्त हो रही है उससे वो इस बिजली की मांग को पूरा कर सके। पर उत्तराखंड राज्य में हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष हर साल यूपीसीएल को लाखों रुपए की बिजली अन्य राज्यों से खरीदनी पड़ती है। इसलिए यूपीसीएल ने और राज्य सरकार ने ये इसका सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ मूव ऑन करें। और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर पैनल लगवाए जाए और यहां से भी तो हमें बिजली प्राप्त हो सकती है। ठीक है, उसके लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना भी लॉन्च करी गई थी कोविड के टाइम पीरियड में। और अब 2023 में सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है इसे राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, इसकी घोषणा करी गई। इस सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 में राज्य सरकार ने 2027 को अपना लक्ष्य वर्ष माना है। और राज्य सरकार क्या करेगी? सोलर एनर्जी के सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करने के लिए उन्होंने ये टारगेट बनाया कि कम से कम 2027 ईस्वी तक हम 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो किस सेक्टर से कर ले? तो सोलर सेक्टर से कर ले। तो सोलर एनर्जी की पॉलिसी राज्य सरकार के द्वारा इसकी घोषणा करी गई मार्च 2023 में। और सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 का लक्षित वर्ष क्या है? टारगेटेड ईयर क्या है? 2027। और राज्य सरकार ने इस पॉलिसी के अंतर्गत कितनी बिजली का उत्पादन सौर या सोलर एनर्जी के क्षेत्र से रखने की जो अपना टारगेट रखा है, तो फिर आंसर क्या होगा? 250 मेगावाट। और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में पीछे राज्य सरकार ये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। सोलर एनर्जी के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास उत्तराखंड की पर्यटन नीति है। उत्तराखंड धीरे धीरे एक पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है। और ये अच्छी बात भी है कि उत्तराखंड में आपको पता है कि राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पर्यटन पर आधारित होता है। अब पर्यटन नीति जो 2023 में आई, सबसे पहले इसके कुछ की पॉइंट्स को या पहले इसके इतिहास को आप समझने की कोशिश करो। राज्य बनने के बाद से ही राज्य सरकार उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने का पूरा कोशिश कर रही है। इसलिए जब हमारा राज्य गठन हुआ तो राज्य गठन के तुरंत बाद 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को
राज्य सरकार की पहली पर्यटन नीति घोषित करी गई थी। पहली पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई थी? 26 अप्रैल 2001। और इस नीति में राज्य सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। एक तो किस तरीके से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले, और दूसरा प्रथम पर्यटन नीति के दौरान जब पहली पर्यटन नीति की घोषणा हुई तो इस पर्यटन नीति के अंतर्गत टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया, पर्यटन विकास परिषद, ये भी 2001 में स्थापित किया गया। और पर्यटन विकास परिषद का कार्य क्या था? तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। पहली पर्यटन नीति, उत्तराखंड की पहली पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई थी? 26 अप्रैल 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी के बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नई पर्यटन नीति लाई गई थी 2018 में, 5 वर्षों के लिए। अगर प्रश्न आता है पहली पर्यटन नीति तो 26 अप्रैल 2001 और नई पर्यटन नीति 2018। तो 2018 वाली जो पर्यटन नीति थी इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे आपने कई जगह पढ़ा होगा कि 2018 की इस पर्यटन नीति ने ही पहली बार पर्यटन को उत्तराखंड में उद्योग का भी दर्जा दिया। और राज्य सरकार ने 2018 में जो पर्यटन नीति उत्तराखंड में लॉन्च करी थी उसमें पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत इसको स्मूथ बनाने के लिए राज्य के बहुत सारे स्थानों पर नए नए पर्यटक स्थलों की खोज जो है वो भी 2018 की इस पर्यटक नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब ये जो नई पर्यटन नीति आई थी 2018 की, इसका टाइम पीरियड था 5 साल, तो 2023 में ये खत्म हो गई। तो 2023 में इस पर्यटन नीति का टाइम पूरा होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार एक नई पर्यटन नीति लेकर के आई है और वो 2023 की पर्यटन नीति है। अच्छी रह सकती है परीक्षाओं के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो इस पर्यटन नीति में सबसे बेहतरीन बात यह है कि कुछ ऐसे पर्यटन के क्षेत्र हैं जिन पर राज्य सरकार अब 100% अनुदान भी दे रही है। उसमें जैसे एडवेंचर से रिलेटेड यदि कोई पर्यटन विकसित किया जाता है तो उस पर 100% अनुदान भी। लेकिन परीक्षा के लिए मुझे जो सबसे अच्छा प्रश्न लगा वो ये कि 2023 की पर्यटन नीति में उत्तराखंड के जो शहर है उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसको आप ध्यान से समझना। 2023 में जो पर्यटन नीति आई है उसमें उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने भी शहर हैं उनको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? 3 श्रेणियों में। देखो, श्रेणी ए के जितने भी शहर होंगे, पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत श्रेणी ए के जितने भी शहर होंगे, राज्य सरकार इन शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25% अनुदान प्रदान करेगी। ये पॉइंट समझ रहे हो कि ए सेक्टर के अंदर जितने भी शहर होंगे, यदि इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, पर्यटन का विकास किया जाता है, तो वहां पर सरकार आपकी हेल्प करने को तैयार है। और कितना प्रतिशत अनुदान ए श्रेणी के शहरों को दिया जाएगा? 25%। बी श्रेणी के जो शहर होंगे उनको 35% धनराशि अनुदान के रूप में आवंटित होगी, और सी श्रेणी के जो शहर है उन्हें गवर्नमेंट 50% धनराशि जो है वो अनुदान के रूप में देगी। तो 2023 की उत्तराखंड पर्यटन नीति के अंतर्गत ए श्रेणी में रखा गया है हरिद्वार को, देहरादून थोड़ा सा, उधम सिंह नगर पूरा और नैनीताल पूरा। हरिद्वार उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 के अनुसार कौन सी श्रेणी में आया? ये आया आपकी ए श्रेणी में। उधम सिंह नगर भी ए श्रेणी में और नैनीताल भी ए श्रेणी में। और देहरादून में सिर्फ जो देहरादून है पर्टिकुलर, मतलब देहरादून के बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जो बी श्रेणी में आए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप पर्यटन नीति 2023 के इन तीनों श्रेणियों को पढ़ें तो बी वाले को याद कर लो। अगर बी वाला आपको याद हो गया तो फिर आपको ए और सी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बी लगा इसमें। उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 में बी श्रेणी में जिन शहरों को रखा गया है उसमें सबसे पहले देहरादून का चक्राता, कालसी और त्यूनी। तो देहरादून जो है ना, मैंने क्या कहा कि पूरी तरीके से देहरादून ए श्रेणी में नहीं है। देहरादून का चक्राता, कालसी और त्यूनी को पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत किस श्रेणी में रखा गया है? बी श्रेणी में। ठीक है। पौड़ी गढ़वाल का लैंसडाउन, कोटद्वार, यमकेश्वर और धूमाकोट, ये भी कौन सी श्रेणी में आ गए? बी श्रेणी में। टिहरी जिले में धनोल्टी और नरेंद्रनगर। ठीक। और बागेश्वर के अंदर गरुड़। तो ये जो सिटी है इनको पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत किस श्रेणी में रखा गया? बी में।
और ए श्रेणी में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा और रानीखेत, अल्मोड़ा और रानीखेत। अब बाकी जितने भी बच गए वे सभी के सभी शहर कौन सी श्रेणी में आएंगे? सी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो यदि कोई शहर सी श्रेणी के अंतर्गत आता है तो वहां राज्य सरकार पर्यटन का विकास करने के लिए कितनी प्रतिशत धनराशि जो है वो अनुदान के रूप में देगी? 50%। अनुदान मतलब ये पैसा फिर आपको वापस नहीं करना है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की नई पर्यटन नीति 2023 में लॉन्च करी गई। पहली पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 को आई थी। पर्यटन विकास परिषद कब बना था? और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया नई पर्यटन नीति में, जो 2018 में। अब ये वाली जो है ना 5 साल का इसका टाइम था, तो अभी कंप्लीट हो गया। तो अब 2023 नई पर्यटन नीति मार्च में, क्योंकि आज हम मार्च के ही प्रश्न कर रहे हैं, तो मार्च 2023 में ही उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति जो है इसकी भी घोषणा करी गई। अब प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, खूब चर्चाओं में रहा है और लगभग आप इसके बारे में पहले से जानते ही होंगे। ये एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का मतलब समझना कि अंतरिक्ष में ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए वेधशालाएं बनाई जाती है ना। अंतरिक्ष में वेधशालाएं जो है ये बनाई जाती है। वेधशालाओं से क्या करते हैं? यहाँ पर एक दूरबीन एक हिसाब से समझो, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन का बड़ा प्रकार, और इससे अंतरिक्ष में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनको देखा जाता है इस टेलीस्कोप से। तो वेधशालाएं जो है वो हमारे राज्य के अंदर 2 है जो प्रमुख है। पहली वेधशाला हमारे राज्य में बनी थी देवप्रयाग में, एक वेधशाला तो देवप्रयाग में है, और ये पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देवप्रयाग वेधशाला 1946 में चक्रधर जोशी के द्वारा, पंडित चक्रधर जोशी के द्वारा देवप्रयाग वेधशाला की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो एक देवप्रयाग में है और दूसरी हमारी वेधशाला कहाँ पर है? नैनीताल में, ठीक है। तो नैनीताल के अंदर हमारे राज्य की दूसरी वेधशाला है। तो अभी 2023 में 21 मार्च 2023 ईस्वी को 4 मीटर की ऊंचाई वाली एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो नैनीताल वेधशाला में स्थापित करी गई है। नैनीताल वेधशाला के पास में एरीज सेंटर है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एरीज है ना। तो जो नैनीताल में हमारा एरीज सेंटर है, उस एरीज सेंटर में भारत की, और कहते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, मैं एक लाइन में कहता हूं, विश्व की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 21 मार्च 2023 ईस्वी को, 21 मार्च 2023 ईस्वी को उत्तराखंड के अंदर नैनीताल में जो वेधशाला है उसके एरीज सेंटर पर स्थापित करी गई। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है और ये अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। गलत हो जाएगा, सबसे बड़ा टेलीस्कोप नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा टेलीस्कोप है? लिक्विड मिरर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा तरल टेलीस्कोप है, जिसमें जो लेंस है वो तरल लिक्विड का बना हुआ है, ठीक है। तो नैनीताल वेधशाला में अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना 21 मार्च 2023 ईस्वी को करी गई और ये विश्व की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। कुछ देश है जिन्होंने इस टेलीस्कोप को नैनीताल में लगाने में सहायता करी है। उन देशों में एक नाम उज्बेकिस्तान आप याद रखें, और एक देश है बेल्जियम, और एक देश है पोलैंड, हाँ, और एक देश है कनाडा, और एक भारत तो है ही। तो 5 देशों के सहयोग से उत्तराखंड की नैनीताल वेधशाला का जो एरीज सेंटर है, एरीज सेंटर की स्थापना कब हुई? एरीज सेंटर 1954 में स्थापित किया गया और 1955 में इस सेंटर को जो है कहाँ लाया? नैनीताल लाया गया। 1954 में एरीज सेंटर स्थापित हुआ था और 1955 में जो है इसे नैनीताल शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो 21 मार्च 2023 एक बड़ा दिन होगा, क्योंकि इस दिन विश्व की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसकी हाइट 4 मीटर है, 5 देशों के सहयोग से उत्तराखंड के अंदर जो नैनीताल वेधशाला है वहां पर स्थापित करी गई, ठीक है। चलो फिर देखो आगे, हाँ, सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक और रेट्रोफिट सॉल्यूशन टेक्निक मार्च 2023 में उत्तराखंड राज्य के अंदर ये दोनों की दोनों तकनीकें जो है वो चर्चाओं में रही। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक। तो सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक बेसिकली है क्या? तो जैसे मान लो किसी समय अचानक से आपदा आ गई,
तो आपदा के समय हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपदा आते ही, जिस क्षेत्र में आपदा आती है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क या सैटेलाइट नेटवर्क है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर सरकार को या फिर आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसको यदि लोगों को ये सूचना देनी हो कि भाई आपदा आ गई है, तो सूचना कैसे दे सकते हैं? तो उसके लिए एक टेक्निक अभी अभी राज्य सरकार के अंदर तैयार करी गई, उसका नाम है सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक। बेसिकली सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक जो है वो आपदा के समय लोगों को सूचित करने के लिए इस तकनीक को विकसित किया गया है। इस टेक्निक के अंदर आपदा के समय यदि किसी व्यक्ति को आपदा की सूचना देनी हो तो बिना मोबाइल के जो सिग्नल है उनके बिना भी उसके फोन पर वाइब्रेशन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उसको सूचित किया जा सकता है। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इसका ट्रायल उत्तराखंड में जब चलाया गया तो आपके फोन में मैसेज आ रहा होगा कि घबराए नहीं, और वहां पर एक शब्द अगर तुमने मैसेज पढ़ा होगा, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपको एक मैसेज आ रहा था और कहा जा रहा था कि ये एक ट्रायल चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि आपदा के समय विदाउट सिग्नल क्या ये टेक्निक जो है वो कारगर हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए, विदाउट सिग्नल सूचनाएं पहुंचाने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक जो है वो मार्च 2023 में उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रारंभ करी गई। और इसमें सबसे मेन अथॉरिटी कौन थी? उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून में है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में, और ये 2007 में स्थापित हुआ था। तो इनके द्वारा ही इस टेक्निक का जो है प्रयोग किया गया। राज्य के अंदर आपदा के समय बहुत जल्दी लाखों लोगों तक आपदा की सूचना पहुंचाने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया गया। और ऊटी माको कंपनी का नाम है, ऊटी माको। इस कंपनी की सहायता से, किस कंपनी की सहायता से? सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक को राज्य में संचालित किया गया, ऊटी माको कंपनी का नाम है। हाँ, दूसरा जो हमारे पास चर्चाओं में रही टेक्निक, इसका नाम है रेट्रोफिट सॉल्यूशन टेक्निक। और ये देहरादून के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा इस टेक्निक को विकसित किया गया। बहुत बेसिक सी टेक्निक है। आपको पता होगा कि 15 सालों के बाद या 20 सालों के बाद, मतलब डीजल इंजन की कंडीशन में 15 सालों के बाद जो डीजल इंजन है वो अब ऐसी गैसें जो है उससे रिलीज होती है जो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होती है। तो 15 साल, जिन डीजल इंजनों को 15 साल हो गए हैं उनको नया रूप देने के लिए ये टेक्निक जो है इसको यूज किया गया है। तो यानी मतलब क्या होगा इसमें? ऐसी डीजल गाड़ियां जिनको 15 साल से ऊपर हो चुका है और उनसे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम ने राज्य में इस टेक्निक का ट्रायल किया। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आपके पास बना रेट्रोफिट सॉल्यूशन टेक्निक का संबंध किससे है, तो ये जो है राज्य के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम के सहयोग से चलाई जाने वाली वो टेक्निक है जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यूज करी गई। ऊपर वाली टेक्निक किसकी थी? आपदा प्रबंधन की। और नीचे वाली टेक्निक रेट्रोफिट टेक्निक किसकी है? तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा चलाई जाने वाली एक टेक्निक। फिर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो 2023 का बहुत कॉमन सा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। पेयजल मंत्रालय के द्वारा हमारे राज्य की 2 महिलाओं को यह सम्मान दिया गया। कविता देवी बागेश्वर से है और निकिता चौहान, हाँ देहरादून से है। निकिता चौहान देहरादून और कविता देवी बागेश्वर, इन दोनों को अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में पूरी तरीके से अपनी ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने के उद्देश्य से यह सम्मान दिया गया, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। सम्मान की घोषणा 1 मार्च 2023 को हुई और इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह सम्मान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? चलो बहुत बढ़िया, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, चलो ये अलग बात है। तो याद रखना, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से राज्य के 2 लोगों को नवाजा गया, कविता देवी और निकिता चौहान। ठीक है, चलो खुले में शौच मुक्त, इसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया। भूस्खलन के आंकड़े चर्चाओं में रहे हैं।
2023 ईस्वी के अंदर राज्य में जैसे जोशीमठ है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, लैंडस्लाइड तो नहीं लेकिन भूधसाव के लिए जोशीमठ बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। अब 2023 में, मार्च 2023 में भूस्खलन के कुछ आंकड़े केंद्र के द्वारा जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों को थोड़ा सा समझना, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आरओ के एग्जाम से पहले बढ़िया पढ़ के जाना, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट से 2-3 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, 1 या 2 तो बनी। ठीक है, तो भूस्खलन के जो आंकड़े 2023 में रिलीज किए गए हैं उनमें क्या कुछ बातें हमें राज्य के अंदर पता चली है, तो जरा आप ध्यान से समझना। उत्तराखंड, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है ना, भूस्खलन जो है वो हमारे राज्य की एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले 2023 के भूस्खलन आंकड़ों में पहली चीज जो हमें पता चली वो ये कि सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले स्थान हमारे राज्य के अंदर, सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले स्थानों में सबसे पहले नाम आता है रुद्रप्रयाग का। 2023 के भूस्खलन आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक भूस्खलन वाले स्थानों में कौन सा जिला नंबर 1 पर है? रुद्रप्रयाग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले स्थान किस जिले में है? रुद्रप्रयाग के अंदर। जैसे फेमस एक स्थान तो आपने नाम सुना ही होगा ना, कलियासौड़। तो कलियासौड़ बेसिकली जो है वो लैंडस्लाइड के लिए उत्तराखंड में फेमस है, कलियासौड़। ठीक है, चलो, तो 2023 के भूस्खलन आंकड़ों में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले स्थान किस जिले में पाए गए? रुद्रप्रयाग। इसमें सेकंड नंबर है टिहरी जिले का और थर्ड नंबर है चमोली का। ठीक है, 2023 के भूस्खलन आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले स्थानों वाला जिला कौन सा था? रुद्रप्रयाग। दूसरे नंबर टिहरी और तीसरा नंबर चमोली। रुद्रप्रयाग चर्चाओं में रहेगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि 2023 में जो भूस्खलन आंकड़े रिलीज किए गए उसमें समझना कि रुद्रप्रयाग संपूर्ण भारत में, इंडिया में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा भूस्खलन घनत्व वाला जिला भी घोषित किया गया। लैंडस्लाइड डेंसिटी मैक्सिमम कहां पर है? तो भारत में सबसे ज्यादा भूस्खलन घनत्व वाला जिला किसे घोषित किया गया? रुद्रप्रयाग। और लैंडस्लाइड क्योंकि हमारे राज्य की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, परंतु पूरे भारत में सबसे ज्यादा भी नहीं। यहां ध्यान रखना, जो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में भूस्खलन जोखिम सूचकांक जारी किया गया 2023 में। भूस्खलन जोखिम सूचकांक, और इसके अंदर भारत के ऐसे राज्यों को सम्मिलित किया गया जहां लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा है। तो 2023 में जो भूस्खलन जोखिम सूचकांक जारी किया गया उसमें उत्तराखंड की रैंक 19 है। 19, बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई, एक बार फिर से समझना। 2023 के भूस्खलन आंकड़ों के अनुसार हमारे राज्य में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले स्थान किस जिले में है? रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी, फिर चमोली। ये तो एक अलग बात है, इसको छोड़ दो। अब अलग से बात देखो, भारतवर्ष में भूस्खलन के आंकड़े जो 2023 में रिलीज हुए उसमें पूरे भारत में सबसे ज्यादा भूस्खलन घनत्व वाला जिला पूरे इंडिया में है, ये उत्तराखंड में नहीं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भूस्खलन घनत्व वाला जिला किसे घोषित किया गया? रुद्रप्रयाग को। और 2023 में जो भूस्खलन जोखिम सूचकांक की रिपोर्ट जारी हुई इसमें भैया उत्तराखंड कौन से नंबर पर था? 19वें स्थान पर था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। 2023 मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना, आपको दिख रहा है, नाम से ही दिख रहा है कि योजना किसकी है? योजना स्वरोजगार की है, स्वरोजगार। और ये योजना जो है वो एकल महिलाओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई। मतलब जैसे कोई महिला जिनका तलाक हो गया हो, कोई तलाकशुदा महिला हो या परित्यक्त महिला हो, ऐसी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार ने ये स्कीम मार्च में लॉन्च करी। योजना की 7 मार्च 2023 को इस योजना को जो है स्टार्ट किया गया। और इस योजना के अंतर्गत कौन से लोग पात्र होंगे? तो वे एकल महिलाएं जिनकी एज 25 साल से लेकर और 45 साल तक की हो। ठीक है, तो 25 साल से लेके 45 साल की आयु वर्ग की एकल महिलाएं यदि 50,000 से लेकर और 2 लाख रुपए तक का कोई भी स्टार्टअप शुरू करती है तो उसमें राज्य सरकार के द्वारा उन्हें 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी 50% हेल्प राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। एकल महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली इस स्कीम का नाम
मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना रखा गया। और जो हाल ही में मतलब 2023 की जो योजनाएं होंगी, वैसे तो ज्यादा फोकस आप मई, जून, जुलाई, अगस्त वाले करंट पे करना, पर कभी कभी पीछे भी प्रश्न पूछ लेता है, तो अगर पूछा जाता है तो डेट थोड़ा सा याद रखना। 7 मार्च 2023 को इस योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो अगली घटना पर चलते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, बहुत लंबे समय से 38वें राष्ट्रीय खेल जो है ये हमारे राज्य के लिए चर्चाओं में रहते हैं। और आप तो पढ़ते आ रहे होंगे 2-3-4 साल पहले से उत्तराखंड के बारे में, जब भी पढ़ रहे हैं कि अगले राष्ट्रीय खेल कब होंगे, उत्तराखंड में होंगे, पर होंगे कब भाई? तो तैयारियां पूरी नहीं थी, इसलिए अब ये डिसाइड हो गया है कि जो 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उसकी मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा। ठीक है, ये डिसाइड हो गया कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल अब होगा। तो बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था, तो अब 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड। और 37वें कहाँ हुए? हाँ ठीक है, 37वें, बहुत बढ़िया भाई, 37वें राष्ट्रीय खेल ये गोवा में हुए 2023 में। ठीक है, 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल जो है वो 2023 में हुए। और 37वें राष्ट्रीय खेल जो 2023 में हुए उसमें सबसे टॉप पे कौन सा राज्य आया? हाँ, इसको जो प्रश्न आते तब देख रहे इसकी मुखड़ी कैसे होती है, खुश हो जाते हैं। हाँ, महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए 2023 में, और पहले नंबर पर महाराष्ट्र। हमारे राज्य की रैंक 25 थी। हाँ, उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा? तो हमारे राज्य का स्थान 25वां रहा। ठीक है, 3 गोल्ड मेडल मिले उत्तराखंड को। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 जो गोवा में आयोजित किए गए, इसमें उत्तराखंड के नाम 3 गोल्ड मेडल आए। किस किस को मिले? अब उदास हो गया फिर। चलो, 3 गोल्ड मेडल मिले। एक मिला है निखिल भारती को, पहला गोल्ड लेकर के आए थे निखिल भारती। और निखिल भारती का कोई खेल था, पता नहीं कौन सा, रुद्रपुर के थे ना निखिल भारती, तो उनका एक खेल है स्लेट सुलेट, पता नहीं जो भी होगा, पहला गोल्ड तो इनको मिला, निखिल भारती को। हाँ, क्या नाम मेरा? नहीं, इसको ऐसे नहीं, अजीब है, ओलंपिक में तो नहीं ऐड है, पर देखना निखिल भारती, रुद्रपुर, पहला गोल्ड उत्तराखंड के लिए इन्होंने जीता। और फिर वो टिहरी वाले भाई का नाम था सूरज पंवार। और सूरज पंवार जो है वो वॉक रेस में है ना, वॉक रेस में सूरज पंवार गोल्ड लेके आए थे। और फिर वो पैठानी वाले भैया 10 किलोमीटर दौड़ में अंकित कुमार। तो ये 3 गोल्ड मेडल जो है, ये 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को 3 गोल्ड मेडल मिले। उत्तराखंड की ओवरऑल रैंकिंग क्या थी? 25वीं रैंक थी। और फर्स्ट इस बार महाराष्ट्र रहा, और अगली बार तो उत्तराखंड में ही है गेम्स, है ना। हाँ, तो चलो 38वें राष्ट्रीय खेल। चलो जी आगे चलते हैं। आगे देखो, खेल पुरस्कार 2023 के खेल पुरस्कार जो मार्च के महीने आवंटित करे गए, इनकी लिस्ट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये परीक्षा में थोड़ा प्रश्न बन जाते हैं। देखो, 2023 मार्च में जो खेल पुरस्कार आवंटित किए गए, उनमें पहला सम्मान जो मिला वो था खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, क्योंकि जब आपकी खेल पुरस्कार आते हैं राज्य स्तर वाले, तो इनमें से खेल रत्न पुरस्कार को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। तो 2023 में जरा सुनो, साल 2019 और 20 के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया लक्ष्य सेन को। और लक्ष्य सेन तो बहुत कॉमन नाम है, कौन सा खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए लक्ष्य सेन को पुरस्कार 2023 में मिला है, पर कब के लिए मिला? साल 2019 और 20 के लिए। तो आप देखना प्रश्न में क्या आता है, वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखंड खेल रत्न सम्मान किसे दिया गया? लक्ष्य सेन। और उनका संबंध बैडमिंटन से, तो कॉमन नाम है, सबको पता है। और चंदन सिंह 2020-21 में एथलीट चंदन सिंह को, एथलेटिक्स है चंदन सिंह एथलीट, इनको 2020-21 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। अब खेल रत्न पुरस्कारों के बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में दिया गया सुरेश चंद्र पांडे को। ठीक है, और तीसरी लिस्ट बनाओ किसकी? द्रोणाचार्य पुरस्कारों की। द्रोणाचार्य पुरस्कार
द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिए जाते हैं, मतलब किस सेक्टर के व्यक्ति को दिए जाते हैं, कोच लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 और 20 का दिया गया धीरेन्द्र कुमार को, धीरेन्द्र कुमार, और 2020-21 के लिए कमलेश कुमार, और 2021-22 के लिए ये मिला संदीप कुकसाल, संदीप कुछ आगे नाम है। ठीक है, हाँ संदीप कुछ आगे, तो ये थोड़ा सा याद रखना। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो खेल रत्न पुरस्कार है, तो खेल रत्न पुरस्कारों को थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो अब चलो आगे। मार्च 2023 में G20 चर्चाओं में रहा है। G20 मार्च 2023 के अंदर उत्तराखंड राज्य के अंदर, मतलब मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, मार्च अप्रैल तो नहीं लेकिन मई और जून तक G20 जो है वो उत्तराखंड में खूब चर्चाओं में रहा। तो आपको पता होगा कि G20 समिट जो इस बार इंडिया में हुआ, इसकी 3 बैठकें जो है वो हमारे राज्य के अंदर आयोजित करी गई। उत्तराखंड में G20 की कितनी बैठकें हुई थी, 3 बैठक। चलो पहली बैठक जो है ये आपके 28 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक कहां पर हुई, पहली बैठक रामनगर, पहली बैठक ये रामनगर में, और पहली बैठक जो 28, 29, 30 में बैठक जो हुई वो 29 मार्च को हुई। तो 29 मार्च 2023 को उत्तराखंड में G20 की जो बैठक रामनगर में हुई, वो बैठक किस चीज की थी, बैठक किस चीज की हुई, मतलब G20 की बैठक तो हुई बट सब्जेक्ट क्या था, जिस सब्जेक्ट पर यह बैठक आयोजित करी गई, तो उसको नाम दिया गया विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन। विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, जो रामनगर में बैठक हुई ना, उस बैठक का सब्जेक्ट क्या था, विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, और ये 29 मार्च को रामनगर में पहली बैठक हुई। फिर अप्रैल के महीने तो हमारे पास कोई बैठक हुई नहीं। फिर इसके बाद जो है 25 मई से लेकर और 28 मई तक ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में दूसरी बैठक जो है G20 की दूसरी बैठक कहां पर हुई थी, ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में जो बैठक हुई वो किस सब्जेक्ट पर हुई थी, तो वर्किंग ऑन एंटी करप्शन। ठीक है, ऋषिकेश में जो बैठक हुई थी ना 25 मई से लेकर 28 मई तक जो बैठक ऋषिकेश में हुई वो किस सब्जेक्ट पर हुई, वर्किंग ऑन एंटी करप्शन। ठीक है जी, चलो। और तीसरी बैठक तो सम्मिलित रूप से नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में हुई, और ये आपके 26 जून से लेकर 28 जून तक ये जो G20 की तीसरी बैठक हमारे राज्य में हुई वो नरेंद्र नगर में हुई है, नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर किस जिले में, टिहरी में है। और ये बैठक हुई थी वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो G20 की उत्तराखंड में 3 बैठकें हुई। पहली बैठक जो है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर हुई, दूसरी बैठक एंटी करप्शन पर, और तीसरी बैठक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। 3 बैठकें हुई, तीसरी नरेंद्र नगर में हुई। और पूरे G20 सम्मेलन के दौरान, जितने समय तक भी उत्तराखंड में G20 समिट हुआ, उस दौरान नरेंद्र नगर के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है औणी गांव। इस औणी गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, आदर्श गांव के रूप में। जितने भी समिट में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, तो उन्होंने उत्तराखंड के जिस गांव की यात्रा करी, तो उस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया। तो औणी गांव टिहरी जिले के अंदर नरेंद्र नगर में ये गांव आता है, औणी गांव। ठीक है, चलो। तो मार्च 2023 की प्रमुख घटनाएं ये। अब इसके एमसीक्यू बनाओ, क्या क्या एमसीक्यू इसके अंदर आएंगे देखो। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन दिया है। अभी तक जो चीज किया उसको बताओ। आपदा के समय अलर्ट देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक, अभी पढ़ा था, सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक का विकास किस कंपनी के सहयोग से किया गया। यूनिकॉर्न, ऊटीमाको, एरिस नोटा, क्या था कंपनी, ऊटीमाको। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऊटीमाको। इस कंपनी के सहयोग से आपदा के समय अलर्ट देने के लिए इस कंपनी ने, और टेक्निक का नाम याद रखना, सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक, सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक। ठीक है, चलो। फिर पर्यटन नीति 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान बी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। मैंने कहा बी श्रेणी को याद रखना। हाँ, कौन सा, हाँ देखो,
कालसी है बी श्रेणी में, हाँ जी। यमकेश्वर, हाँ जी। धनोल्टी, हाँ जी। कौन सा नहीं है, ये किस श्रेणी में आया, ए श्रेणी में आ गया। धनोल्टी, कोई और नाम भी होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बी श्रेणी वाले को याद रखना ना, बी याद हो जाएगा तो ए और सी में फिर कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। रानीखेत वो ए श्रेणी में था, और बी श्रेणी में जिनको रखा गया है शहरों को, वहां कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, 35, और ए श्रेणी वालों को 25। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब देखो क्या है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना निम्न में से किस देश की सहायता से नहीं की गई। बेल्जियम है कि नहीं, हाँ है। पोलैंड भी है, कौन नहीं है, हाँ रूस इसमें नहीं था। चौथा देश कौन सा है, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान, कनाडा। चलो बहुत बढ़िया, कनाडा। आगे देखो, भारत का सर्वाधिक भूस्खलन घनत्व वाला जिला, रुद्रप्रयाग, ये तो अभी कर दिया। भूस्खलन घनत्व सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में रहा। और G20 वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी देखो अभी 2 मिनट पहले, बताओ, नरेंद्र नगर में हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे बेसिक, एक बार टॉपिक पढ़ लोगे तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। कल फिर करते हैं, ये आज मार्च वाला हुआ, अप्रैल और मई दोनों महीनों के जो है कल की क्लास में फिर करते हैं। चलो।